अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, कल सेनेट में अहम करारदाद पेश होने जा रही है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद। इसमें कोई शक नहीं कि ऑपोजिशन बड़ी अक्सरियत से जीत सकती है, पर इस नंबर गेम से जुड़ी है पावर पॉलिटिक्स, जिससे वाज़े होगा कि ऑपोजिशन अवाने बाला में भारी है या हुकूमत बाजी मार जाएगी। दोनों तरफ सर धड़ की बाजी लगी हुई है और इस्लामाबाद में अफवाहें हैं कि पर्दाबा असर ताकतें इस गेम में शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर ने कल ऑपोजिशन सेनेटर्स को खाने पर बुलाया। आज बिलावल भुट्टो ने लंच पर दावत दी, जबकि ऑपोजिशन के सेनेट चेयरमैन के उम्मीदवार हासिल बुजिंजो ने ऑपोजिशन सेनेटर्स को खाने पर मद्दू किया। हुकूमती हलकों में भी मुलाकातें जारी हैं। तहरीक इंसाफ और इनकी इत्तेहादी पार्टियों और साबिक फाटा के सेनेटर्स ने सेनेटर शिबली फराज की सरबराही में वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की, जिसके दौरान वजीर आजम ने कहा कि ऑपोजिशन की सादिक संजरानी को हटाने का कदम असल में एहतसाब को टालने के लिए कोशिश है। कल ऑपोजिशन का नाजरीन इम्तिहान होगा कि इनमें कितना दमखम है। बाजी ले गए तो महाजाराई की सियासत को नया वलवला मिलेगा, हारे तो बहुत बड़ी सियासी शिकस्त होगी। हमारे साथ हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर हैं बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साबिक वजीर इत्तलात। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं खुरम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, साबिक वजीर दिफा, साबिक वजीर खारजा, साबिक वजीर बराए कॉमर्स। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब, अगर ऑपोजिशन की भारी अक्सरियत है और है, तो फिर आप क्यों इसके ऊपर एक तरीके से अड़े हुए हैं कि जीत उनकी नहीं हो सकती, हमारी हो जाएगी? अब जमहूरियत का तो यही हुस्न है कि जिसकी मेजॉरिटी है वो जीत जाता है। हाँ, तो मेजॉरिटी तो वोट से पता चलेगी ना, क्योंकि देखिए इसके ऊपर आर्टिकल 63A तो अप्लाई नहीं होता। आर्टिकल 63A जिसको जो पाबंद करता है आपको अपनी सियासी पार्टी की जो गाइडलाइन है या चेयरमैन की गाइडलाइन के मुताबिक वोट देने के ऊपर, वो सेनेट के चेयरमैन के ऊपर लागू नहीं है। लिहाजा जो सेनेटर्स हैं वो आज़ाद हैं अपने इंडिविजुअल ओपिनियन देने में। जिस तरह से जब इन्होंने शिबली फराज साहब ने इलेक्शन लड़ा था, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं है ना। जैसे शिबली फराज साहब ने जब इलेक्शन लड़ा था और उस वक्त हम अपोजिशन में थे, उनके 5 वोट थे लेकिन हमने 19 वोट जो हैं वो हासिल किए थे। इसी तरीके से इस वक्त भी जो उनके जो पर्सनल ताल्लुकात हैं उनके चेयरमैन सेनेट के संजरानी साहब के, और उसके अलावा जो एक का नज़र आ रहा है बलूचिस्तान के सेनेटर्स में, यकीनी तौर के ऊपर बहुत मेरा अपने ज़ाती मेरी कोशिश भी थी हमारी और मेरा ज़ाती ख्याल भी यही था कि बेस्ट दैट कुड वुड हैव हैपेंड कि ये जो नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन है ये वापस ले ली जाती और एक स्टेटस को वहाँ पे रहता, क्योंकि इस वक्त जो संजरानी साहब है उनका ताल्लुक भी कोई पीटीआई से तो नहीं है, वो तो बीएपी के हैं और उनको एक कंसेंसस कैंडिडेट बनाया गया था पीपल्स पार्टी में। और हमने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त कहा था कि आप फाटा को दे दें सीट या बलूचिस्तान को दे दें, सो वो एक अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान कंप्रोमाइज फिगर के तौर के ऊपर सामने आए थे। सो जो सेनेट थी वो एक्चुअली उसका इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये था कि वो एक बैलेंस क्रिएट किए हुए थे सादिक संजरानी साहब अपोजिशन में और गवर्नमेंट में, और अगर उनको ये स्टेटस को खत्म होता है तो यकीनी तौर के ऊपर ये सेनेट के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हमने पूरी कोशिश की अहम बात आपने की है कि उन्होंने एक बैलेंस कायम किया हुआ है ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। तो जी चार्जशीट उनके खिलाफ है क्या, सादिक संजरानी साहब के खिलाफ? क्योंकि बहुत सारे सेनेटर से मैंने भी बात की, उनका जी हमें कोई जाती इख्तिलाफ तो है नहीं, तो फिर इख्तिलाफ किस बात पे? पहले तो हकाइक की दुरुस्तगी होनी चाहिए। जिस वक्त सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बने थे उस वक्त हुकूमत में पीटीआई नहीं थी, उस वक्त हुकूमत अपोजिशन में थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में थी। बिल्कुल नौमौलूद बाप पार्टी जो है वो आपको पता है चंद हफ्ते पहले जो है वो बलूचिस्तान में पैदा की गई थी, तो उसका एक ख़ास माहौल में वो इलेक्शन हुआ था। अब साफ़ और सीधी बात है कि जिस तरह कौमी असम्बली में जिस शख्स के पास मेजॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर है, इसी तरह सेनेट में जिसके पास मेजॉरिटी है वो चेयरमैन होगा। संजरानी साहब जो हैं उनकी ज़ाती किरदार पर कोई बात अव्वल तो करने की ज़रूरत नहीं है, वो इस वक्त सेनेट में अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं, तो लिहाजा जो है कल उनके खिलाफ मोशन आएगा और फिर उसके बाद अपोजिशन जो है अपना चेयरमैन इलेक्ट करेंगे, और ताकि जो सेनेट की असल सूरत हाल है जो इस वक्त जिसको वो स्टेटस को कह रहे हैं वो एक
दुरुस्त हालात की जो है वो रिफ्लेक्शन नहीं है। तो जब रिफ्लेक्शन आ जाएगी कि अपोजिशन की मेजॉरिटी है ओवरवेलमिंग सेनेट में, और उसके मुताबिक उनके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होंगे। फवाद चौधरी साहब, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान से आपका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक वफ्द मिलने गया। माजी में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इतनी सख्त अल्फाज खुद आपकी लीडरशिप ने, खुद वजीर आजम साहब ने इस्तेमाल किए। जब वो वफ्द मिल के गया तो मौलाना साहब ने कहा कि इमरान खान एनआरओ की बात करते हैं, असल में वो लोग मेरे से एनआरओ मांगने आए थे और मैं एनआरओ किसी को नहीं दूंगा, इमरान खान साहब को भी नहीं दूंगा। मुनासिब था कि आप मौलाना फजलुर रहमान के साथ जाते इस मुश्किल वक्त में, जबकि माजी में आपने उनके खिलाफ इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए? नहीं, देखिए पॉलिटिक्स है। जब एक बात आई पीपल्स पार्टी के साथ, हमने मिलकर चेयरमैन सेनेट भी तो बनाया, लेकिन हमने अपने असूलों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया। देखिए पीएमएलएन का हमारी अपोजिशन से कोई लड़ाई है ही नहीं, हमारी सिर्फ एक लड़ाई है जो अपोजिशन ने डाली हुई है। अपोजिशन ये कह रही है कि जो केसेस हैं शरीफ फैमिली के ऊपर और जरदारी साहब के ऊपर, उसके ऊपर हम बात ना करें। अब जो हमारा करप्शन का नैरेटिव है उसके ऊपर बात ना करें। इसके अलावा हमारी अपोजिशन से कोई लड़ाई ही नहीं है। हम तो जो इश्यूज के ऊपर चाहते हैं कि वो बैठे बात करें, मईशत के ऊपर बात करें, खारजा पॉलिसी के ऊपर बात करें, पाकिस्तान ने आगे कैसे जाना है उसके ऊपर बात करें। लेकिन जो ये बुनियादी नुक्ता है, देखिए हमने इलेक्शन इस नुक्ते पे लड़ा है। हमने ये वादा किया है पाकिस्तान के लोगों से कि जो पैसे लूटे गए हैं उनका हिसाब होगा। ये कोई मुकदमा हमने नहीं बनाया। ये बताइए, आपके जो पुराने और अच्छे अलायंस पार्टनर्स थे, आपके दोस्त जमात इस्लामी वाले, उन्होंने क्यों किनारा कशी कर ली है? वो क्यों नहीं इस इलेक्शंस के अंदर बढ़ चढ़ के आपका साथ दे रहे हैं? मेरा ख्याल उन्होंने फैसला किया कि वो न्यूट्रल रहेंगे। वो न्यूट्रल है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में पिछली दफ़ा वो शामिल थे, इस दफ़ा चूँकि बहुत बड़ी अक्सरियत है पीटीआई की, तो इसलिए कोई ऐसा अलाइंस बनाने की वहाँ पे ज़रूरत है नहीं। तो इसलिए वो उन्होंने एक फ़ैसला जमात इस्लामी ने किया न्यूट्रल रहने का। लेकिन ये जो सेनेट की इस वक्त की सिचुएशन है, फ्रेंकली ये तो कल पता चलेगा कि अक्सरियत जो है वो किसके पास है। और हम इलेक्शन जीत भी, ये इलेक्शन जो है वो जिधर भी जाएगा कुछ सेनेट के लिए फ्रेंकली माहौल अच्छा नहीं होगा। सो हमने तो पूरी कोशिश की। और ये जो आप फजलुर रहमान साहब की बात कर रहे हैं, हमने बाकी जमातों से भी कहा कि आप इसको विड्रॉ कर लें, चाहे ये ऑफिशियल मुलाकात थी। नहीं, मगर ये भी कुछ खबर आ रही थी कि सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी साहब शायद इस्तीफा दे दें। ये तो संजरानी साहब बेहतर बता सकते हैं। मेरा ख्याल वो इस्तीफा देंगे। आप तक तो सारी खबरें आ जाती हैं फवाद साहब, आप वजीर इत्तलात बेशक ना हो मगर खबरें आप सारी रखते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है संजरानी साहब अभी ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कि अभी सूरत हाल बड़ी अनक्लियर है। या तो क्लियर हो जाए ना कि वो जिस तरह से खुरम जिस यकीन से कह रहे हैं कि वो मेजॉरिटी खो चुके हैं, ये उनको क्लियर नहीं है और सेनेट में किसी को क्लियर नहीं है। अच्छा, अगर ये यकीन हो जाए तो फिर वो सोचेंगे, वरना वो क्यों सोचेंगे। अच्छा खुरम साहब, ये भी कुछ खबरें आ रही हैं, अफवाहें, जहां से अफवाहों की फैक्ट्री शुरू होती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो सेनेटर्स हैं वो भी शायद इनकी तरफ खिसक जाएं। ये मुमकिन है? जी, पहले तो बड़ी दिलचस्प बात है कि मेरे भाई ने कहा कि अपोजिशन कहती है कि ये बात ना करें। बात करने से तो ये रोक रहे हैं। अपोजिशन रहनुमाओं के चलते इंटरव्यू ऑन एयर ये हुकूमत वापस खींच रही है। जो जर्नलिस्ट हैं उनको चैनलों से निकाल रहे हैं, चैनल ये बंद कर रहे हैं। तो बात करने से तो ये रोक रहे हैं। जो है मुल्क में इजहार राय की आजादी के ऊपर ये पाबंदियां लगा रहे हैं। हमने तो किसी को नहीं रोका। जहां आसिफ जरदारी का इंटरव्यू चल रहा था और मोहतरमा मरियम नवाज का इंटरव्यू चल रहा था, चैनल 24 के भी चलते हुए प्रोग्राम रोके गए। तो इसमें तो कोई शक नहीं, और चैनल बंद रहते हैं। साहब रोके तो गए ना, आपने भी तो इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है। आपने माजी में कहा हुआ है कि जी मैं मीडिया सेंसरशिप के जाती तौर पे खिलाफ हूँ। नहीं, वो तो मैं खिलाफ हूँ, उसमें तो कोई शुबा नहीं। हाँ, तो इसीलिए अब ये वज़ीर नहीं, मगर मुझे खिलाफ थे सेंसरशिप के। अच्छा, ये दुरुस्त बात है कि इसलिए शायद आप आज वज़ीर इत्तलात नहीं, आप सेंसरशिप के खिलाफ थे? नहीं, देखिए वो तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है, वो नहीं जाएंगे तो मिनिस्टर ही नहीं होंगे, ये तो उनका प्रेरोगेटिव है। दूसरा ये थी कि जो आपने कहा, देखिए मुख्तलिफ जमातों के बारे में हम सब इस वक्त इकट्ठे चल रहे हैं और आपको मालूम है कि अभी 25 जुलाई को तमाम जमातों ने एक अनप्रेसिडेंटेड तौर पे मुल्क के चारों सूबाई दारुल खिलाफों में
बहुत भरपूर जलसे हुकूमत के खिलाफ किए और हर जगह पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIF जो है, ANP, ये चार तो हर जगह इकट्ठे थे और हर जगह नजर आए हैं इकट्ठे लोगों को। तो अब ये बिल्कुल अलायंस जगह पर मौजूद है और अफवाहें, क्योंकि आखिरी दिन है, चंद घंटे रह गए हैं, तो अफवाहें बहुत उड़ेंगी, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि जो अपोजिशन की तमाम जमातें हैं वो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ वोट करेंगी कल इंशाअल्लाह। आज रात को आप भी हासिल विजिंजो साहब के खाने पे जा रहे हैं। जी जी। तो आज रात को ही शायद आपको मालूम पड़ जाएगा कि कल कितने लोग मौजूद होंगे ऐवान बाला के अंदर वोट करने के जी। लिए। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने जो लंच दिया था अभी चंद दिन पहले, उसमें 61 लोग मौजूद थे। अच्छा। 61 और मुख्तलिफ जो गैदरिंग्स हुई हैं, हालांकि बहुत सारे लोग ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, अपने हलकों में होते हैं, लेकिन बहरहाल कहीं भी हर जगह मेजॉरिटी, यानी जो 53 का मैजिक नंबर है, हमेशा उससे ऊपर ही अपोजिशन की गैदरिंग्स हुई हैं, उससे कम नहीं हुई। तो हमें तो बिल्कुल इस मामले में फिर बाहर आजिज़ी अल्लाह ताला के हजूर रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी मेहनत को कबूल करे और कल जो है वो इंशाअल्लाह जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास होगा और फिर सेनेट के चेयरमैन का नए चेयरमैन का इलेक्शन हो जाएगा। फवाद साहब, ये जो मीडिया सेंसरशिप की बात की है खुर्रम दस्तगीर साहब ने, ये बहुत से लोग अब पूछ रहे हैं, और बल्कि आप खुद एक वकील हैं, आप कानून को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि एक कन्विक्टेड जो इंसान है उसको आप नहीं दिखा सकते, उसकी कोई आज़ादी राय का कोई हक नहीं रखता, या आप उसका कोई बयान नहीं दिखा सकते? नहीं, ये जो अल्ताफ हुसैन के केस में हाई कोर्ट का वो तो लाहौर हाई कोर्ट की उसके अंदर मौजूदा जो रूलिंग है वो मौजूद है। मैं तो बात कर रही हूँ कि क्या एक कार्ट ब्लांश, एक ये हुक्म है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या किसी शिक के अंदर मौजूद है कि जी आपके ऊपर कदगन है अगर आप कन्विक्टेड हैं? नहीं, देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि वो उन्होंने पेमरा रूल्स के साथ मिला के पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि जो जिनको सज़ा हुई है या जो हिरासत में है उनको उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो नशर नहीं किए जाने चाहिए। ज़ाती तौर के ऊपर मेरा ओपिनियन जो है वो इस पे नहीं होगा। मेरे ख्याल में मीडिया जो है उसको ख़ुद ये फ़ैसला करने देना चाहिए कि वो क्या दिखाना चाहता है, क्या नहीं दिखाना चाहता। ये अलग बात है कि सेल्फ रेगुलेशन कामयाब नहीं हुई या फिर मीडिया के साथ बैठ के कई मामलात के ऊपर उनकी आरा ले के बात जो है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए। पाकिस्तान में हमने मीडिया की जो आज़ादी है वो एक मार्शल लॉ के दौर में वो मिली, लेकिन वो बहरहाल एक कीमती आज़ादी है और उसको जो है वो खोना नहीं चाहिए। ये हमारी कामयाबी है और मेरा ये ख्याल है कि इसमें रेगुलेशन जो है वो होना चाहिए। नहीं, रेगुलेशन तो ज़रूर होनी चाहिए, मगर आपके जो इस किस्म के ख्यालात हैं, आपको ऐसे लोग मिलते हैं अपनी पार्टी के अंदर जो आप जैसे ख्यालात रखते हो? देखें, जो भी लोग पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिशियन हैं, वोट लेके जो आते हैं और जिन्होंने दोबारा वोट लेने के लिए जाना है, वो जाहिर है कि कैसे मीडिया सेंसरशिप्स की हमायत करेंगे या कैसे जो करेंगे। बहरहाल कुछ लोग होते हैं उनका वो पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट नहीं है या वो पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं आए हुए, उनकी सोच मुख्तलिफ हो सकती है। यानी जो रिजर्व सीट से आए हैं, मतलब कई जो हैं वो तो रिजर्व सीट पे भी नहीं आए हैं। अच्छा, नहीं, देखिए, ये इशू बड़ा संजीदा है क्योंकि इसमें ना सिर्फ चैनल्स या जर्नलिस्ट जो हैं उनकी स्पीच को रोका गया है, बल्कि उनके ज़रिए जो पॉलिटिकल स्पीच है, जो क्रिटिकल स्पीच, डिसेंट की जो बात है, जिसको इमरान खान साहब बतौर अपोजिशन में होने के बार बार कहते थे कि मेरा आईनी हक है, मेरा जमहूरी हक है, और यहाँ तक कहते थे कि जी अपोजिशन का काम इल्ज़ामात लगाना है और हुकूमत का काम है कि वो जो उनके जवाब दे और उसके खिलाफ सबूत पेश करे। तो अब जब गवर्नमेंट में आए हैं तो यहाँ मामला उल्ट हुआ है और यहाँ मुस्तकिल जो है वो इजहार पॉलिटिकल स्पीच भी रोक रहे हैं, वो जर्नलिस्ट को भी वो लोग देखें ना, सिर्फ यहाँ तक के भी खबर आई कि जी जो जिम्मेदार शख्स हैं उन्होंने कहा कि हमारा तो ख्याल है कि दूसरे मुल्कों की तरह यहाँ सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लग जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी लोगों के ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक किए मिस्टीरियसली। कोई ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। जो पहला इजहार राय की जो आज़ादी है वो एक जमहूरियत का सतून है, अगर आप उसी को तोड़ देंगे
उसी के ऊपर आप हमले खुद करेंगे तो फिर मामला चल नहीं मगर सकेगा। वो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट होके नहीं आए, जो इन्होंने बाद में लोगों के पास नहीं जाना होता वोट करने के लिए, वो शायद ये चाहते हैं कि मीडिया के ऊपर एक सेंसरशिप रहे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर है, जो इलेक्शन लड़के आई है, वो ये नहीं चाहते। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है। फिर इन मेरे भाई की जैसी आवाजें जो है उनको मजीद तवाना होना चाहिए, बजाय ये कि ये भी जो है गोशा नशीन होकर जो है वो बैठ जाएं। इनको ये बात इन कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि ये हुकूमत में होते हुए भी आज़ादी इजहार के लिए बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, क्योंकि ये हम सब के लिए ज़रूरी है। और जहां इमरान खान साहब खुद फरमाते हैं कि मैं सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हूं कि इनके जो जब धरना था, चाहे दोपहर को 2 लोग बैठे होते थे सामने या 4 लोग, मीडिया 1.5 घंटा 4-4 घंटे इनकी स्पीचेस दिखाता था। फवाद साहब, बात यह है कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसकी जमहूरियत के ऊपर जब वो बाहर भी जाते हैं, आपने देखा कि किस तरह अमरीका भी जब वजीर आजम साहब गए तो बहुत बार उनसे मीडिया फ्रीडम के बारे में पूछा गया। तो अब सवाल जिस तरह के खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि ये कब तक चलेगा, और इसके ऊपर कोई आपकी कोई हतमी राय होगी कि जी किस तरह इस मामले को आपने लपेटना है, किस तरह इसको रिजॉल्व करना है? नहीं रिजॉल्व होगा। मैं तो देखिए, मेरी तो सीधी बात है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो मुस्लिम लीग नून करती रही है। जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने नजम सेठी साहब को उठाया, फिर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, या फिर उन्होंने जंग अखबार से बेशुमार सहाफ़ियों को निकालने के लिए कहा, बहुत सारे और इदारों से कहा गया कि आप फलाने फलाने को निकाल दें। तो हमें तो वो कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो माजी में PMLN करती रही है। हमें तो अपना अलहदा जो है वो रखना चाहिए। और जहाँ तक मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब का पता है, जितना मैं उनको जानता हूँ, वो कतई तौर के ऊपर किसी किस्म की आज़ादियों के ऊपर कदगन लगाने वाले नहीं है। अच्छा, हाँ, रेगुलेशन बड़ी कदगन कौन लगा? ये सवाल है ना, फिर कदगन कौन लगा रहा है? देखिए ना, अभी मरियम नवाज साहिबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मैं उसमें मैं आपको बताता हूँ कि नहीं जा रहा था। इतना नहीं इशू इतना नहीं, ऐसा नहीं है ना। इशू ये है कि इसमें कई जो है वो मासूमियत इतनी जो है वो मीडिया की तरफ से भी नहीं है जितनी है। यहाँ पर एक सेगमेंट है मीडिया में जो जानबूझकर जो मिला हुआ है, किससे? बुनियादी तौर के ऊपर जो किससे मिला हुआ? नवाज शरीफ जरदारी से। कमाल एक सेगमेंट है। जब आपको दिखा रहे थे तो आपसे नहीं मिले हुए थे। सर कदगन तो वो मीडिया जब आपको दिखा रहे थे, नहीं सर, कदगन तो वो मीडिया का तब आपसे नहीं मिले हुए, तब आपसे भी मिले हुए थे वो। ये सवाल ये है कि ये जो चलते हुए इंटरव्यूज हैं, वो तो जरदारी साहब के जो चलते हुए इंटरव्यूज हैं वो सेक्शन तो नहीं उतार रहा ना उस इंटरव्यू को, तो कौन उतार रहा है ये इंटरव्यू? बात यह है कि वो तो लीगल इंटरप्रिटेशन है ना। लीगल इंटरप्रिटेशन उन्होंने ये की हुई है। इसके लिए मैंने तो कल भी कहा कि मीडिया को बैठना चाहिए और इन इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए। नहीं, जब कोई लॉ ही नहीं है तो उसकी इंटरप्रिटेशन पे कैसे कोई बहस हो सकती है? नहीं लॉ तो है ना, पेमरा रूल्स है। अगर पेमरा जो है, पेमरा के अंदर इंटरव्यूज ऑफ है, ये किस तरह कर सकता है? आप ब्लैकआउट किस तरह कर सकते हैं? आप मुझे वो इतने बड़े-बड़े जलसे हो रहे हैं। और सबसे अल्ताफ हुसैन की जजमेंट है, उसको वो रीड करते हैं। सर अल्ताफ हुसैन की जजमेंट मैंने तफसीलन पढ़ी है, उसका केस भी मैंने फॉलो किया है। अल्ताफ हुसैन की जो जजमेंट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसकी नौयत सुप्रीम कोर्ट, वो लाहौर हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश की है। मगर पाकिस्तान के किसी कानून में, ना PPC में, ना पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में लिखा हुआ है कि एक होगा उसकी आप बात नहीं दिखा सकते। नहीं, कमाल ये है कि फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो वॉशिंगटन में तकरीर फरमा रहे हैं कि जी मुल्क में बड़ी आज़ादी है, और बहुत ज़्यादा जो है वो लंदन में भी तकरीर फरमा रहे हैं कि मुल्क में बड़ी इज़हार राय की आज़ादी है, और ऐन उस वक्त मरियम नवाज के जो जलसे हैं वो ब्लैकआउट हैं। उनका एक सेकंड भी कोई नहीं दिखा सकता, जैसे हुआ ही नहीं। या जो कोयटा में जलसा हुआ अभी, उसका एक सेकंड नहीं किसी भी टीवी पर दिखाया गया। ये तो नहीं हो सकता कि तमाम चैनलों के मालिकों ने बैक वक्त फैसला किया कि कोयटा का जलसा नहीं दिखाना। आखिर किसी ने हदायत दी है तो एक सिस्टमैटिक मूव होती है ना। और एक दफा नहीं हो रहा, बार बार हो रहा है, रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। मरियम नवाज का इंटरव्यू आज भी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको भी उन्होंने जो है वो यैंक ऑफ किया एयर से। तो फिर हमें ये तो बता दें कि ये कौन कर रहा है, और अगर पेमरा कर रहा है तो फिर पेमरा के रूल्स के मुताबिक फिर यही है कि जी हम अदालतों में जाएं, और अदालतों में तो आप जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अदालतों में, हम अदालतों में जा रहे हैं। लेकिन इशू यही है कि जब कानून ही नहीं है कि आप किसी को रोक सकते हैं बात करने से, तो फिर किसके तहत कार्रवाई हो रही है? फवाद साहब, मुझे ये बताइए, आप वज़ीर इत्तलात तो नहीं है, मगर आपने कहा कि जी हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठे मिलकर बैठना चाहिए और ये इसका फैसला करना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो ये कौन करेगा? जाहिर है हुकूमत इन्विटेशन देगी ना।
हाँ नहीं, हुकूमत और मीडिया को मिलकर बैठना चाहिए और उन इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करना चाहिए। एक छोटा सा वक्फा नाजरीन यहाँ पे लेते हैं, मगर चूंकि फवाद साहब और खुर्रम साहब दोनों पाकिस्तान अमेरिका और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात को अच्छी तरह जानते हैं, जो अफगानिस्तान के हवाले से तालिबान की तरफ से अमन मुज़ाकरात होने उसके ऊपर भी बात होनी है वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अक़वाम मुत्तहिदा की जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 2019 के पहले 6 माह में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ जंग में 3,812 अफगान शहरी अफगानिस्तान में मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें हुकूमत और बैनुल अक़वामी अफवाज की वजह से मारे गए शहरियों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। नाजरीन, सदर ट्रंप और वजीर आजम इमरान खान की मुलाकात के बाद अब अफगान अमन मुज़ाकरात की उम्मीद की किरण पाकिस्तान भी बन चुकी है। पर हाल ही में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीका का मुतालबा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से अमरीका को निकलने में मदद करे पर यह कहा, पाकिस्तान फैसिलिटेटर है, पाकिस्तान कोई जामिन नहीं है, पाकिस्तान सारा बोझ तन्हा उठा नहीं सकता। तभी हमारी पॉलिसी रही है, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तन्हा पाकिस्तान पर ये दुनिया अगर तवक्को करे कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, हमारे पास कोई अलादीन का चिराग है जिससे हम अपने नताइज हासिल कर लेंगे, तो ये हकीकत पसंदाना बात नहीं होगी। फवाद साहब और खुर्रम साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो रहीमुल्लाह यूसुफ जई साहब जो तालिबान के एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी राय दी पाकिस्तान कितना असर रसूख अपना इस्तेमाल कर सकता है, क्या वाकई में पाकिस्तान अमेरिका को अफगानिस्तान से निकाल सकता है। तो उन्होंने ये कहा, आइए दिखाते हैं। ये अमेरिका ने एक अपनी बेबसी का इजहार किया है। वो जो कह रहे हैं कि आप हमें अफगानिस्तान से निकाल लें, बाइज़्ज़त निकाल लें, कोई फेस सेविंग कोई रास्ता दे हमें, ये यानी ये बड़ी एक बेचारगी का एक जुमला है कि एक्सट्रिकेट अस फ्रॉम अफगानिस्तान। और इसलिए तो वो तैयार हुए कि वो तालिबान से बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं। तालिबान की शर्त को उन्होंने मान लिया है कि अफ़गान हुकूमत शामिल नहीं होगी, तालिबान से बराह रास्त बात करेंगे। अब पाकिस्तान से जो तवक्कुआत हैं वो ये हैं कि आप, हमने तो कोशिश कर ली, तालिबान नहीं माने, अभी आप कोशिश करें। और मेरे ख़्याल में मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान जितना दबाव तालिबान के ऊपर बढ़ाएगा उतने पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात ख़राब होंगे। पहले ही हम देख रहे हैं कि तालिबान काफ़ी इंडिपेंडेंस दिखा रहे हैं, यानी तालिबान अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर रहे हैं और उनको काफ़ी इस वक्त एक स्पेस भी मिल गई है। यानी उनका कतर में दफ्तर है, कतर में उनका अहम लीडर इकट्ठे हो गए हैं। पाकिस्तान का इनके ऊपर असर कम हो रहा है, मज़ीद भी कम होगा। तो पाकिस्तान को भी बड़ा देखभाल कर कदम उठाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि तालिबान मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से दूर हो जाए और पाकिस्तान का इनके ऊपर कोई असर ना हो। फवाद साहब, पाकिस्तान का जो अब एक किरदार होगा वो बड़ा मुश्किल किरदार होगा, इसलिए चूंकि तालिबान को भी नाराज नहीं करना, जिस तरह के रहीमुल्लाह यूसुफ जई साहब ने कहा, अमेरिका को भी वहां से निकालना है। कैसे करेंगी आपकी हुकूमत ये सब कुछ? बिल्कुल आपने ठीक कहा, बड़ा ये मुश्किल काम है और बड़ा जो है वो कहते हैं ना क्रूएलिटी ऑफ ज्योग्राफी, इसमें हम फंसे हुए हैं। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी मैं समझता हूँ कि जामे बात की है। उन्होंने कहा देखिए हमारा उनके ऊपर ये नहीं है, हम ये समझते हैं ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिलजुल के हम कोशिश करेंगे कि उनको टेबल पे लाएं और आगे हम लेके भी आए हैं। और जो हमने अभी तक जो कामयाबियाँ हासिल की हैं अफगानिस्तान में मुख्तलिफ ग्रोहों को, अपने मुतहारिब ग्रोहों को एक दूसरे में के करीब लाने के लिए, आपने मरी कॉन्फ्रेंस में देखा कि कैसे पूरा जो दूसरा तालिबान मुखालिफ धड़ा है वो यहाँ पे आया, फिर हमने जो तालिबान का धड़ा है उसको इकट्ठा किया। will you be able to bring up, will you be able to extricate America out of Afghanistan? That is the hope. That is the well, obviously ये तवक्को आपसे है? We hope that. अच्छा, खुर्रम साहब आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं? इंशाल्लाह we will be able to contribute. आप डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसमें जो खदशा है वो चूँकि हमें मालूम नहीं है कि वाशिंगटन में किस किस्म की कमिटमेंट्स पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी क़यादत ने दी हैं, क्योंकि दोनों की मीटिंग्स अलग-अलग जारी थी और यहाँ तक कि जो
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, उन्होंने अलहदा मुलाकात की आर्मी चीफ से। तो लिहाजा हमें नहीं मालूम कि वहाँ किस किस्म की कमिटमेंट्स जो हैं वो की हैं। मेरी उम्मीद है और अल्लाह करे ऐसा ही हो कि जो बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने पब्लिकली की है पाकिस्तान में आकर, अगर तो ये स्टैंड लिया गया है तो ये बेहतर बात है, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली डिलीवर नहीं कर सकता। देखिए पाकिस्तान के हाथ में क्या था, पाकिस्तान से डिमांड हुई कि आप जो हैं जो बात यूसुफ जई साहब ने कहा फरमाया, ये मुल्ला बरादर आज खुद रिहा नहीं हुए, पाकिस्तान की हिरासत में थे और मौजूदा हुकूमत ने छोड़ा उनको। उनके अलावा 5 और जो बड़े तालिबान के रहनुमा जिनका जिक्र हो रहा है वो भी पाकिस्तान ने रिहा किए थे पिछले साल अक्टूबर में, मुल्ला बरादर को नवंबर में रिहा। पाकिस्तान ये कर सकता था, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताउन किया। पाकिस्तान दूसरा ही ताउन कर सकता था कि पाकिस्तान की जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी पिछले 1 दहाई से 10 सालों से कि जब भी ये मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान उस टेबल पर होगा, पाकिस्तान ने उससे भी पसपाई किया। उन्होंने कहा नहीं, हम भी टेबल से पीछे आ जाते हैं, अफगान हुकूमत भी नहीं है, अमेरिका और तालिबान, खुद अमेरिका ने आज तक तालिबान इस बात को नहीं माने। उन्होंने कहा कि हमने अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करने। उनका पॉइंट वही रहा पिछले 10 साल। उनका पॉइंट वही रहा। पाकिस्तान ने जो है तो वो तो टस से मस नहीं वो टस से मस नहीं हुए। पाकिस्तान ने अमेरिका को जो मैक्सिमम फैसिलिटेशन कर सकती थी। अब इशू सिर्फ सिंपल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो गुफ्तगू की वाइट हाउस में वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में, उससे ये इंप्रेशन उठाए कि उन्होंने पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता की हुई हैं। अच्छा, मगर वो क्या तवक्कुआत है, वी डोंट नो, बिकॉज़ वो पसे पर्दा मामला जी। उन्होंने पहले पाकिस्तान को फाइनेंशियली जो है उसको पाकिस्तान को प्रेशराइज किया FATF के जरिए, मिलिट्री की इमदाद रोककर। और तीसरा मैं आपको याद करा दूं कि माइक पॉम्पियो ने जिस दिन पाकिस्तान में इलेक्शन था सेनेट में जाकर कहा था कि हम IMF के जो पैसे हैं अगर पाकिस्तान लेता है तो हम चाइना के कर्जे अदा करने के लिए IMF का नहीं कर्जा लेने देंगे। लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाया, पाकिस्तान ने वो प्रेशर लिया जब ये हुकूमत बदली और पाकिस्तान ने ताउन करना शुरू किया। मगर पसे पर्दा क्या उन्होंने हमें नहीं मालूम दी थी? और ये बिल्कुल मेरी एक शख्स है जिसको कोई ना कोई अंदाजा होगा कि क्या पसे पर्दा बातचीत हुई थी। वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और पाक अमरीका ताल्लुकात के ऊपर 1 दहाई बल्कि 1 दहाई से ज्यादा इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अनवर साहब, मुझे ये बताइए, जो माइक पॉम्पियो और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान एक बातचीत हुई थी, उसके अंदर पाकिस्तान ने बिलखसूस क्या गारंटीज दी हैं, और अगर हम उन गारंटीज के ऊपर नहीं उतरते तो उसका खामियाजा हमें किस तरह भुगतना पड़ेगा? एक मीटिंग हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं गुफ्तगू करते हुए जो हुई थी, जिसमें CIA के सरबरा और हमारी तरफ से ISI के सरबरा भी शामिल हुए थे। और उसमें जो है बड़ी तफसील, जैसे नीटी ग्रिटी जो जिसको कहते हैं, गुफ्तगू हुई थी, जिसमें ज़राए के मुताबिक दोनों तरफ ने अपने अपने खदशात बताए और मुख्तलिफ पोजीशनें डिफाइन की और कहते हैं कि बाज़ाब्ता नक्शे लेके बैठे और ये कहा गया कि बस सरहद के उस तरफ आप ये करें और इस तरफ हम ये करें। तो ये भी गुफ्तगू हुई है। मसला यह है कि हम अगर ये समझ रहे हैं कि अमरीकी ये समझते हैं कि तालिबान पूरी तरह पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो हम गलत समझ रहे हैं। हमारी इन्होंने यहाँ ब्रीफिंग की थी दौरे से कुछ दिन पहले, और स्टेट डिपार्टमेंट में, फिर व्हाइट हाउस में, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि हम ये समझते हैं कि तालिबान पूरी तरह पाकिस्तान के काबू में नहीं है, लेकिन हम समझते, उन्होंने 2 टर्म्स यूज की थी। एक तो उन्होंने कहा था कि हम समझते हैं कि बहुत सारे इक़दाम पाकिस्तान मजीद कर सकता है जो नहीं कर रहा है, और दूसरे उन्होंने कहा था कि बहुत सारे इक़दाम पाकिस्तान ने किए हैं जिनको अप्रिशिएट करते हैं हम, लेकिन वो इर्रिवर्सिबल नहीं है, जब चाहे पाकिस्तान उनको रिवर्स कर सकता है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इर्रिवर्सिबल इक़दाम करे और उसके बाद नहीं, स्पेसिफिकली वो क्या चाहते हैं कि हम हक्कानी नेटवर्क के ऊपर क्लैंप डाउन करें? वो इस दफा जो गुफ्तगू हुई है उसमें बाज़ाब्ता पोजीशनें बताई गई हैं कि पॉइंट A पे ये करें, पॉइंट B पे ये करें, पॉइंट C पे ये करें, और वो ये कहते हैं कि सिर्फ 2-3 चीजें हैं। देखें, एक तो उन्होंने ये कहा था कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी खत्म करें में हमारी मदद करें, कश्मीर में दहशतगर्दी खत्म करने में इंडिया के साथ कोऑपरेट करें, और इस जो मुख्तलिफ मिलिटेंट तंजीमें आपके यहाँ हैं जो मजहब के नाम पे चंदे जमा करती हैं, जो इस तरह के काम करती हैं, उन पे भी पाबंदी लगाएं। तो इस दफा बहुत तफसील से गुफ्तगू हुई है। वाद साहब, अब ये कह रहे हैं कि जो मीटिंग हुई है CIA के डायरेक्टर और हमारे ISI चीफ के दरमियान, उसके अंदर बहुत सारी चीजें तय पाई हैं। इस वक्त हम वो कैपेसिटी रखते हैं कि हम इसके ऊपर अमल दरामद कर भी सकते हैं, जिस तरह खुर्रम साहब कह रहे हैं कि माजी में तालिबान ने हर दफा हमारी बात नहीं सुनी।
नहीं, देखिए कैपेसिटी का तो कोई बात ही नहीं है। हमने यहाँ पे जो शुमाली वज़ीरिस्तान में, उससे पहले सवात में, फिर जनूबी वज़ीरिस्तान में, तो कैपेसिटी तो स्टेट की जो कैपेसिटी है उसका अंदाज़ा अच्छी तरह सबको है। दूसरी ये जो बात जो अनवर साहब से आपने पूछी और आपने अजीबोगरीब सवाल उनसे किया कि अमेरिका अगर नहीं करेगा तो थ्रेट, भाई हम अमेरिका के कहने पे सब कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा नेशनल एक्शन प्लान जिस पे PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने, हमने, सब पार्टीज ने साइन किए हुए हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है। हमने उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। हमने यहाँ पर जो जहादी तंजीमें सो कॉल्ड या जो यहाँ पे मुसल्ला तंजीमें हैं उनको हमने ख़त्म करना, और हमने बहुत ख़त्म किया है। आज जो फाटा मर्जर हुआ है ये कोई छोटी बात तो नहीं हुई है, और इसमें यकीनी तौर के ऊपर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को, PTI को और फौज को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को क्रेडिट जाता है, जो हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये बात दुरुस्त है। मगर फवाद साहब ये बताइए कि इस बार तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ISI चीफ भी गए थे वजीर आजम के साथ अमेरिका, तो अब तो एक्सटेंशन की एक बात हो रही है। आपको नहीं लगता कि अगर मामलात के अंदर तसलसल आना है तो फिर एक्सटेंशन दे देनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि फिर से दहशतगर्दी ने सर उठाया है। और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन तो खैर मेरे लेवल की बात नहीं है, ये मेरे लेवल से ऊपर की बात है, उस पर मैं क्या कमेंट करूंगा। जो दूसरी बात ये है, जो आपने दहशतगर्दी की आपने बात की है, दहशतगर्दी की बात यह है कि जो इस वक्त BLA को जब अमेरिका ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, उसके बाद से बलूचिस्तान के अंदर जो एक नेक्सस है फॉरेन एजेंसीज का, वो बहुत एक्टिव हुआ है, और उसको हमने आहनी हाथों से निपटना है। और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कामयाबी होगी वो यही होगी कि हम बॉर्डर्स को कितनी जल्दी और कितना इफेक्टिवली सील कर सकते हैं। नाज़रीन इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं खुरम दस्तगीर साहब, जनाब फवाद चौधरी साहब, और बात हो रही है पाकिस्तान अमेरिका अफगानिस्तान ताल्लुकात की। तो देखें, इशू ये है कि हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका की जो रिलेशनशिप है वो हमेशा से पेंटागन GHQ रिलेशनशिप है, और वो हमेशा रही है। उसमें सिविलियन गवर्नमेंट्स जो हैं वो शायद कभी कभी एक मार्जिनल रोल प्ले करते हैं, लेकिन फंडामेंटली वो रिलेशनशिप हुआ है। और यहाँ अभी भी ये जो अगर हम कहते हैं ना कि बहुत हालात बेहतर हो गए हैं, पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर अमेरिका की ताबेदारी में जाने का फैसला कर लिया। देखिए, एक जो 2013 में और 14 में हिस्ट्री बड़ी करेक्ट होनी चाहिए, सर्ज का विड्रॉल हो रहा था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में, 14 में विड्रॉल हुआ। विड्रॉल होते ही अमेरिका ने जो कोलिशन सपोर्ट फ्रंट था वो रोक दिया। जब तक जरूरत थी, उनके वहां फौजी मौजूद थे बड़ी तादाद में, वो हमें कोलिशन सपोर्ट फ्रंट दे रहे थे। जैसे ही फौजी गए, उन्होंने पाकिस्तान की कोलिशन सपोर्ट फ्रंट रोक दिया। पाकिस्तान उस वक्त चूंकि एक सिचुएशन ऐसी थी मुस्लिम लीग नून के दौर में कि ना सिर्फ दहशतगर्दी थी बल्कि मैसिव हमें एनर्जी क्राइसिस था। पाकिस्तान ने चाइना के साथ में ताल्लुकात में गहराई लेकर आया CPEC के जरिए, और पाकिस्तान ने रशिया के साथ पहली दफा डिफेंस कोऑपरेशन का एग्रीमेंट किया 2014 में। ये चीजें हादसाती नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। तो वो जो एक पिवट अवे हुआ था, वो पिवट वापस आया इस हुकूमत में कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात, कहते हैं ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए। ताल्लुकात बेहतर हुए हैं अमेरिका की टर्म्स पे, क्योंकि अमेरिका को आपकी दोबारा जरूरत पड़ गई। और दुरुस्त का फवाद साहब ने कि ये हमारा एक जियोपॉलिटिकल कर्स है हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन का, कि अमेरिका को हमारी दोबारा जरूरत पड़ी। जब तक जरूरत नहीं पड़ी थी वो हमें कह रहे थे डिसीटफुल हैं, लायर्स हैं। आपने कहा कि हमेशा से ये पेंटागन और GHQ की रिलेशनशिप रही है, तो इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि ज़ाती तौर पे जो एक एक्सटेंशन की बात हो रही है, वो एक्सटेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जी, मेरी अपनी ज़ाती राय में तो जो है, जो आईनी राय, जो आइन के मुताबिक तब्दील होना चाहिए। जो कानून है, एक्सटेंशन जो हैं वो पेचीदगियाँ पैदा करती हैं मामलात के अंदर, इदारे के अंदर भी, सिविल मिलिट्री रिलेशन में भी। और हमें जो मोस्ट रिसेंट एक्सटेंशन थी कियानी साहब की, वो पाकिस्तान के लिए कोई इतनी मुस्बत साबित नहीं हुई थी। जिस तरह मैंने कहा, अब उस पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, और वो जो सारा इशू था उस दौर में, जो अगले 3 साल थे उनके, उसमें बहुत सारे इशूज ऐसे पैदा हुए जिसके नतीजे में फिर आपको मालूम है कि यहाँ तक कहा गया कि अमेरिका में, वाशिंगटन में, तो पाकिस्तान को एनिमी समझा जाता था कि पाकिस्तान इज द रियल एनिमी इन दिस वॉर। अब अगर उनको हमारी जरूरत पड़ी है, क्योंकि उनका मिलिट्री सोल्यूशन फेल हो गया है, और जो उनकी स्टेट बिल्डिंग थी गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान की, वो भी नाकाम हो गई, तो उनको हमारी जरूरत पड़ी है। हम दोबारा जो है उस हल्का नियाबत में चले गए हैं, तो हम कह रहे हैं जी वाह बड़ी अच्छी बात है। हालांकि ये जो ट्रिप था इमरान खान साहब का, ये तो दरअसल थपकी देने के लिए था। पहले वो कहते थे डू मोर इज द, उन्होंने कहा कीप डूइंग मोर,
कीप डूइंग मोर, मगर वो मोर कौन करेगा? और दूसरा, फवाद साहब, आपने तो अपनी राय नहीं दी एक्सटेंशन के ऊपर, मगर आपके लीडर और हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब माजी में राय देते रहे हैं, वो क्या कहते रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब की राय सुनी, आप उनको जानते हैं, आपकी उनसे बड़ी अहम मौज़ूआत के ऊपर बात भी होती रहती है, अब आप क्या कहेंगे? वो अपने इस बयान के ऊपर, अपनी राय के ऊपर आज भी अगर वजीर आजम है तो कायम रहेंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि ये मेरे लेवल से ऊपर की बातें हैं, इस पर मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहता। आई एम पार्ट ऑफ द कैबिनेट, सो प्राइम मिनिस्टर जो फैसले भी करते हैं वो मुल्क के इंटरेस्ट में करते हैं, ये फैसला भी इंशाल्लाह मुल्क के इंटरेस्ट में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खुरम दस्तगीर साहब, अनवर इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।